नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने हमारे सिलेबस के तीनों डाइसैकेराइड कंप्लीट किए थे। अब तक हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ चुके हैं, डाइसैकेराइड पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं हम बायोमोलिक्यूल्स में, जिसमें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हम पढ़ चुके हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जल अपघटन होने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं। मोनोसैकेराइड वे होते हैं जिनका आगे जल अपघटन नहीं हो सकता। ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं जिनमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड होते हैं, और अगर 2 मोनोसैकेराइड होंगे तब हम उसे बोलेंगे डाइसैकेराइड। और संख्या के आधार पर जो आखिरी वर्गीकरण के अनुसार जो आखिरी कैटेगरी है वो है पॉलीसैकेराइड, जिनका जल अपघटन होने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मिलती हैं। उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद आदि। इसमें से स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों आपके सिलेबस में है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्टार्च। स्टार्च प्रश्न भी है इस पर आपके। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है और पौधों में संग्रहित होता है। आप छोटी कक्षाओं से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि भोजन का संग्रहण पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है, और फिर जब उसका संग्रहण होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। तो ये मनुष्यों के आहार का मुख्य स्रोत होता है। इसका अणुसूत्र हम कई बार कर चुके हैं, C6H10O5 n टाइम्स। C6H10O5 यूनिट जब n टाइम्स के लिए रिपीट होती है तो वो स्टार्च बन जाता है। इसके मुख्य स्रोत ध्यान रखेंगे, गेहूँ, मक्का, चावल आदि हैं, और कुछ सब्जियों में भी मिलता है। अब हम इसके मुख्य भाग पर आते हैं, स्टार्च की संरचना। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है या जिसकी सहायता से यह पॉलीसैकेराइड बना है वह है अल्फा ग्लूकोज। ग्लूकोज 2 प्रकार का है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज हम पढ़ चुके हैं। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बनता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। अब ये अल्फा ग्लूकोज 2 प्रकार से आपस में जुड़ता है, या हम कह सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ करके स्टार्च बनाता है तो यह 2 अलग अलग प्रकार से जुड़ जाता है, और दोनों अलग अलग प्रकार से जुड़ करके यह 2 प्रकार के यौगिक बनाता है। एक एमिलोज जो जल में विलेय होता है, और दूसरा एमिलोपेक्टिन जो जल में अविलेय होता है। तो याद रखेंगे, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। अल्फा ग्लूकोज 2 रूपों में जुड़ता है, एमिलोज के रूप में और एमिलोपेक्टिन के रूप में। फिर ये दोनों आपस में मिलकर के स्टार्च को बनाते हैं। हालांकि जब भी स्टार्च का जल अपघटन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एमिलोज अलग मिलेगा और एमिलोपेक्टिन अलग मिलेगा, नहीं, अल्फा ग्लूकोज ही मिलेगा। लेकिन जब स्टार्च बनने लगता है तो 2 रूपों में अल्फा ग्लूकोज जुड़ता है, और फिर वो दोनों एमिलोज और एमिलोपेक्टिन आपस में जुड़ जाते हैं। पहले हमें संरचना पढ़नी है एमिलोज की, उसके बारे में पढ़ना है। यह जल में विलेय भाग होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। स्टार्च का केवल 10 से 20% भाग बनाता है। इसे अल्फा एमिलोज भी कहते हैं। और जब इसका जल अपघटन होता है
तो ये है माल्टोस। पहले माल्टोस देता है और उसके बाद D प्लस ग्लूकोज दे देता है, और कोई भी मोनो या डाइसैकेराइड नहीं बनेगा। ये जो एमिलोज है यह D प्लस ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला द्वारा बना है, हम पहले बात कर चुके हैं। बॉन्डिंग कौन सी होती है वो याद रखेंगे। एक ग्लूकोज का, अब देखिए लंबी श्रृंखला बनती है, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज जुड़ेंगे, अल्टरनेट चलता है। एक अल्फा ग्लूकोज का तो पहला कार्बन, अगले अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन। अब इसका पहला कार्बन, क्योंकि लंबी चेन बननी है, और इस लंबी चेन में मान लीजिए इस चेन की यहाँ से शुरुआत हुई। एक बार ये मान लेते हैं कि यह पहला ग्लूकोज अणु है इस चेन का, तो पहले ग्लूकोज अणु का 1 नंबर कार्बन, अगले का 4 नंबर कार्बन। अब ये वाला जो यूनिट है ग्लूकोज की, अब ये पहली हो गई और ये नेक्स्ट हो गई। हर यूनिट का एक तरफ 4 नंबर कार्बन और दूसरी तरफ 1 नंबर कार्बन आगे जुड़ते जाते हैं, तो ग्लूकोज यूनिट एक लाइन में लगी रहती हैं। फिर से देखें, ग्लूकोज यूनिट एक लाइन में लगी रहती हैं और प्रत्येक ग्लूकोज यूनिट का 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन अलग अलग ग्लूकोज यूनिट से जुड़ करके एक लंबी चेन बन जाती है। याद करें, माल्टोस की संरचना भी बिल्कुल इसी प्रकार से थी। उसमें सिर्फ 2 ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए थे 1,4 बॉन्ड के द्वारा। हम रिवाइज करते हैं माल्टोस की संरचना। देखें इधर, पहले माल्टोस की संरचना देखेंगे, फिर हम एमिलोस की संरचना को बनाना सीखेंगे। देखिए, माल्टोस में भी अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ भी C4 और C1 कार्बन आपस में जुड़े हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, यह दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है। पहले का 1 कार्बन C1 और दूसरे का C4, इनके बीच में से जल निकल जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार माल्टोस बनता है, और यही चेन अगर लंबी आगे चलती रहे तो एमिलोस बन जाता है। तो हम एमिलोस की संरचना बनानी सीखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टार्च। एमिलोस और एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना है। पहले एमिलोस बनाएंगे, उससे पहले हम यह लिख लेते हैं कि स्टार्च अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है। अब हम पहले एमिलोस बना रहे हैं। एमिलोस बनाने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज की बिल्कुल सीधी चेन बनानी है माल्टोस की तरह, तो पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे। अगर अब आप अब तक अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना अच्छे से बनाने लगे हैं, खुद बनाने लगे हैं बिना देखे, तो आप उसको सीधा अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ बना दीजिए। नहीं तो अपने दिमाग में रिंग स्ट्रक्चर को रखेंगे। ऐसा मैं बार बार इसलिए करती हूँ कि अगर आप हावर्त संरचना को मुँह जुबानी नहीं भी याद कर पाते तो ये याद करनी आसान होती है। इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है उसे याद करना आसान है हावर्त संरचना की बजाय। तो आप इसको दिमाग में रखिए और उससे हावर्त संरचना बना लीजिए। नहीं तो आप अपनी रफ पेज पर बना सकते हैं एग्ज़ाम में भी, और उससे बना सकते हैं। तो देखिए, 6 कार्बन रिंग, इनको थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बनाने हैं संख्या में। नंबरिंग, बनाना है हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में OH 1 नंबर कार्बन पर अंदर की तरफ रहता है, और OH अंदर है मतलब नीचे बन जाएगा।
सिर्फ 3 नंबर कार्बन में OH बाहर है, तो इसे ऊपर बना करके बाकी सभी में OH नीचे लगा देंगे और H लगा देंगे। अब बेटा एक बात है कि हमें एमिलोज की संरचना बनानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम अलग अलग बना करके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना करके शो करें, हम उसे सीधा भी बना सकते हैं। तो इसलिए अब हम जो भी संरचनाएं बनाएंगे उनमें 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन को एक बार छोड़ते हुए चलेंगे। देखें किस प्रकार। अगला अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं, हावर्थ संरचना। इस प्रकार से हम रिंग बना करके छोड़ देते हैं और इनमें हमें 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन में बॉन्ड बनाना है, इसलिए इनके नीचे वाले हम OH नहीं लिखते और यहाँ पर हम सभी के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शो कर देते हैं। तो आपको सिंपली ग्लूकोज की हावर्थ संरचनाएं बनानी है, उनकी 1 नंबर और 4 नंबर के नीचे वाले बॉन्ड वेकेंट रख देना, खाली रख देना आप उनको। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ भी इसको इस प्रकार से कर देते हैं, हाइड्रोजन हटा करके। इधर से भी स्ट्रक्चर आगे बढ़ रही है, उधर से भी बढ़ रही है। तो ये हुआ एमिलोस, एक लंबा अणु जिसमें काफ़ी सारे ग्लूकोज आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एमिलोस अर्थात एमिलोस में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला 1,4 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा बनती है। अब हमें इसका दूसरा भाग करना है, एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन इसको देखते हैं। स्टार्च का दूसरा संगठन या घटक एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है। अंतर देखते चलेंगे, वो विलेय था, यह अविलेय है। लगभग 10 से 20% भाग बना रहा था, यह 80 से 90% भाग बना रहा है। इसे अल्फा एमिलोज बोलते थे, इसे बोलते हैं बीटा एमिलोज। अगर अंतर आ जाते हैं एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में तो भी आप कर सकते हैं। अब इन दोनों में अगला डिफरेंस क्या है, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज C14 स्थितियों पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ रहे थे। माल्टोस जैसी सीधी संरचना थी। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें इस प्रकार की 2 श्रृंखलाएं बनती है। बिल्कुल एमिलोज जैसी संरचनाएं हैं, एक ऊपर बनेगी एक नीचे बनेगी। और जहाँ पर एमिलोज की एक संरचना समाप्त होती है, उसके दोनों सिरों पर ये दोनों संरचनाएं आपस में 1,6 बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं। मतलब ऊपर वाली श्रृंखला का जो आखिरी ग्लूकोज है उसका 1 नंबर कार्बन, ध्यान करें एमिलोज का जो इधर वाला राइट साइड वाला आखिरी ग्लूकोज होगा उसका 1 नंबर कार्बन फ्री रहेगा, क्योंकि उसका तो 4 यूज़ हुआ, उसका 1 फ्री रहेगा। तो यह 1 नंबर कार्बन नीचे वाली श्रृंखला के 6 नंबर कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेते हैं। 6 नंबर कार्बन कौन सा था? हावर्थ संरचना में ध्यान करें, यहाँ पर CH2OH जुड़ा हुआ था उसमें, तो उसका OH और 1 नंबर का OH जुड़ करके वापस
जल का अणु निकालते हैं और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, एक तो इसमें 25 से 30 ग्लूकोज इकाइयों की श्रृंखला होती है, 25 से 30 ग्लूकोज होंगे और उनमें से जो लास्ट वाला ग्लूकोज होगा वो नीचे वाली श्रृंखला के साथ 1,6 बॉन्ड बना लेगा। और दूसरी बात, ये अशाखित श्रृंखलाएं, मतलब ऐसी 25-30 की जो श्रृंखलाएं हैं, आपस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा यूं जुड़ी रहती हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई एमिलोपेक्टिन की। यहाँ पर आपको ये बता दिया है, एक श्रृंखला में उपस्थित अंतिम ग्लूकोज के अणु का C1 दूसरी श्रृंखला के अंतिम स्थान पर उपस्थित ग्लूकोज के C6 के साथ जुड़ जाता है और एमिलोपेक्टिन बन जाता है। तो ये एमिलोपेक्टिन की संरचना हुई। हम इसको कॉपी पर बनाना सीखते हैं। देखिए, ये हमने एक एमिलोपेक्टिन संरचना बनाई है, श्रृंखला बनाई है। अब हम इसमें सभी कार्बन के नंबर नहीं देंगे, हमें यहाँ पर कंसर्न है सिर्फ 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन से। तो ये 1 नंबर कार्बन और ये है 4 नंबर कार्बन, इसका 4, इसका 1, ये 4 और ये 1। बनाते समय हमने 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन के नीचे वाले बॉन्ड फ्री रख दिए हैं। इस प्रकार से ये संरचना बन गई। लेकिन जो आखिरी वाला ग्लूकोज है, क्योंकि हमें उसके नीचे बॉन्डिंग करनी है, इसलिए उसका 1 नंबर कार्बन हमने कंप्लीट दिखा दिया और इधर श्रृंखला बड़ी हुई दिखा दी है। ऐसी 2 श्रृंखलाएं ऊपर नीचे स्थित होती हैं। तो अब हम नीचे वाली संरचना बनाएंगे, लेकिन नीचे वाली संरचना को बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस संरचना में इन दोनों के बीच का जो गैप था, वहाँ पर आपको हावर्त संरचना बनानी है या षटकोणीय वलय बनाना है। तो इस गैप को हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, ये एक एमिलोज जैसी संरचना हो गई। उसके नीचे उसके गैप्स में हमने दूसरी एमिलोज जैसी संरचना बना ली। अगर 3 ऊपर बना रहे हैं तो 3 ही नीचे बना देंगे। और इन दोनों के जो आखिरी हैं, यहाँ पर हम इसको लास्ट दिखा देते हैं, OH है ये, और इधर श्रृंखला बढ़ रही है। लगभग 25 से 30 ग्लूकोज अणु होते हैं, इसका आखिरी और इसका आखिरी। ये 1 नंबर है लास्ट ग्लूकोज का, और ये इधर वाले लास्ट ग्लूकोज का 6 नंबर कार्बन है। ये 6 नंबर कार्बन हो गया। यहाँ पर भी OH जुड़ा है, यहाँ भी OH जुड़ा है। इन दोनों में से जल निकल जाएगा। तो हम इस बॉन्ड को इस प्रकार से दिखा देते हैं। इस OH को आपको दिखाने के लिए बनाया था। ये देखिए, ये OH और ये OH, इन दोनों के जुड़ने से जल निकल जाएगा और केवल एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम यह संरचना बना देते हैं, O ये। तो एक बार हमने ध्यान रखने के लिए यहाँ पर OH बनाया था, इसलिए हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये संरचना बनी एमिलोपेक्टिन। ध्यान दो, दोबारा देखें, एक एमिलो संरचना, दूसरी एमिलो संरचना। इनके जो आखिरी हैं उनके ये वाले OH मत बनाना और उनकी जगह पर ऑक्सीजन बना देना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एमिलोपेक्टिन के बारे में। एमिलोपेक्टिन में 25 से 30 ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ती हैं। ऊपर नीचे स्थित 2 श्रृंखलाओं के आखिरी ग्लूकोज अणुओं के C1 व C6 के बीच 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडी
बंध बनता है। 25 से 30 ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ती हैं और ऊपर नीचे स्थित दो श्रृंखलाओं के आखिरी ग्लूकोज अणुओं के बीच में के C1 और C6 के बीच में 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। और जब ये एमिलोज और एमिलोपेक्टिन ये आपस में मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाते हैं, लगभग 20% ये, 10 से 20% और 80 से 90% एमिलोपेक्टिन, तब बन जाता है स्टार्च। ये जल में विलय होता है, एमिलोपेक्टिन अविलय होता है। क्योंकि इसकी प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है इसलिए स्टार्च भी जल में बड़ी आसानी से विलय नहीं होता। आप कभी स्टार्च लें मार्केट से, कलफ वगैरह लगाने के लिए, कपड़ों को कड़क करने के लिए यूज़ होता है, तो आप देखेंगे जब आप उसको घोलने लगते हैं पानी में तो उसका कुछ भाग तो बड़े आराम से घुल जाता है और बाद में नहीं घुल पाता है। वो यही कारण होता है एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का। तो इस प्रकार हमने स्टार्च की संरचना की। इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए स्टार्च की संरचना की। इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। स्टार्च की संरचना, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में अंतर, स्टार्च के दैनिक जीवन में उपयोग, इस प्रकार के कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं, तो उनको आप ध्यान से देखिए और उनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।